Hello and welcome everyone to this week's few minute series for polity. I am Gulmehek, and before we begin the lecture for this time, what I want you to focus on is कि since prelims is approaching, तो हम जो है मिलकर वो mistakes discuss कर लेते हैं जो normal candidates जो हैं polity में करते हैं और जिससे जो है आपके marks पर final calculation score पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ सकता है। तो देखिए पॉलिटी में जो है ना बेसिकली दो टाइप की मिस्टेक्स होती हैं। दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स 2022। तो देखिए पहली टाइप की मिस्टेक तो वो होती है जहां पर आप रश कर जाते हो। तो क्या होता है, हमें पेपर मिलता है, पॉलिटी के जो क्वेश्चंस होते हैं काफी स्टैटिक क्वेश्चंस भी आते हैं पॉलिटी में जो डायरेक्टली हमारे स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से आते हैं, हमने जो आपको यहाँ पढ़ाया हुआ है उससे आते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब ऐसे क्वेश्चंस हम देखते हैं तो हम क्या कर जाते हैं, हम रश कर जाते हैं। नॉर्मली कैंडिडेट्स क्या करते हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट होते हैं वो क्वेश्चन को लेकर कि वो एक्चुअली क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते ही नहीं। फॉर इंस्टेंस, अगर आपसे पूछा जाता है कि विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू विद रिगार्ड टू पब्लिक सर्विस कमीशन, तो देखिए मैंने बोला पब्लिक सर्विस कमीशन, तो क्या हुआ, इफ यू आर इन अ रश तो यहाँ पर आपने फोकस नहीं किया कि स्टेट पब्लिक सर्विस पूछा है या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है पूछा है। सो व्हाट हैपेंस इज कैंडिडेट्स क्या करते हैं, जब यहाँ फोकस नहीं करते तो क्या होगा, आंसर कंप्लीटली रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेन्योर दिया होगा 6 years और 65 years ऑफ एज, आप इसे करेक्ट मार्क करके आएंगे, लेकिन क्वेश्चन किसके बारे में था, क्वेश्चन था स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में, जहां टेन्योर था 6 years और 62 years ऑफ एज, विच एवर इज अर्ली। तो सी व्हाट हैपेंस इज कि आता जाता क्वेश्चन गलत हो जाता है, एंड दिस इज बेसिकली अ क्राइम दैट यू कमिट टू योरसेल्फ इन यूपीएससी। सो डेफिनेटली एक जो चीज का हमें ध्यान रखना है वो ये है कि क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। सिमिलरली यहाँ पे अगर नॉट वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उनको भी ध्यान से देखना है कि क्या पूछा हुआ है, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्ट पूछा हुआ है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल दैट आई वांट टू गिव यू इज जैसे लिखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू पंचायत इलेक्शन चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो अभी हमें पता है पंचायत इलेक्शन, लेकिन क्योंकि हमारे माइंड में जो एज है ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शंस इन इंडिया, क्योंकि ज्यादा जो है हम पढ़ते हैं स्टेट इलेक्शंस के बारे में या सेंटर के इलेक्शंस के बारे में, तो जो हमारे माइंड में एज है वो हम क्या सोचते हैं, 25 years ऑफ एज ही होगी। तो अगर यहाँ पर आपने कामली बैठकर नहीं सोचा कि ये पंचायत इलेक्शन को पूछ रहा है, तो क्या करोगे, आप ये सोचोगे ही नहीं कि वहां पर एज कितनी है, 21, और आंसर अगेन क्या हो जाएगा, गलत। तो अगेन पता भी होगा, लेकिन क्योंकि हमारे माइंड में परसेप्शन है कि पंचायत का नहीं पूछा होगा, स्टेट का ही पूछा होगा, या पढ़ने के बाद भी बहुत सारे कैंडिडेट्स ओवर द इयर्स मुझे बताते हैं कि दे डिड रीड की पंचायत इलेक्शंस लिखा हुआ था, बट व्हाट हैपन, जब वो आंसर करने लगे तो माइंड में इतना स्ट्रेस लेकर गए थे, काम नहीं था, पेशेंस नहीं था, तो क्या हो जाता है, आंसर गलत मार्क हो जाता है। मतलब यू सी, माइंड यहाँ से यहाँ तक आने में ही क्या हो गया, चेंज हो गया, भूल गया कि पंचायत इलेक्शंस लिखा हुआ है और हमने जो है उसी का आंसर देना है, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग। द सेकंड थिंग दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, देखिए ये क्वेश्चंस ना यूपीएससी के एब्सोल्यूट फेवरेट हो चुके हैं 2016 2017 ऑनवर्ड्स। तो व्हाट हैपेंड, बिकॉज यहाँ पॉलिटी के क्वेश्चन स्टैटिक थे, लोग अच्छा स्कोर करते थे, सीरियस कैंडिडेट्स पॉलिटी की जो बुक है और पॉलिटी के जो नोट्स हैं उनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाते थे, तो पॉलिटी उनको ऐसे लगता था इट्स अ लो हैंगिंग फ्रूट। तो यहाँ पर जो है थोड़ा इक्वालिटी क्रिएट करने के लिए बाकी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में यूपीएससी ने पूछना स्टार्ट कर दिया कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। सो व्हेन आई टॉक अबाउट कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, तो ऐसा पहली बात तो इन क्वेश्चंस में ये इशू आता है कि ये कहीं लिखे नहीं हुए हैं, तो किसी भी कैंडिडेट ने उन क्वेश्चंस को कभी रीड नहीं किया, वो हमारी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक्स में भी नहीं है। तो जब हम फर्स्ट टाइम पॉलिटी के स्टेटमेंट्स ऐसे वाले पढ़ते हैं तो हमें ऐसे लगता है वी कांट आंसर दीज क्वेश्चंस, ये क्या पूछ लिया, ये तो बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है। तो उस मोमेंट पे इस बार जब आप प्रीलिम्स में बैठेंगे तो घबराना नहीं है, ये स्टेटमेंट को जो है आपने सिंपली अपनी न्यूज़पेपर नॉलेज के साथ जो है कोलैबोरेट करके देखना है, या हम ऐसे कह सकते हैं उस मोमेंट पे कोई केस स्टडी सोच लेनी है। तो उससे क्या होगा, हम एलिमिनेशन यूज करेंगे, एंड व्हेन वी यूज द एलिमिनेशन टेक्निक तो 100% जो है आंसर सही होगा। लेकिन इसमें फर्स्ट स्टेप क्या है कि घबराना नहीं है और सोचना है कि आई कैन आंसर दिस क्वेश्चन, राइट। तो अभी मैं आपके साथ फॉर इंस्टेंस दो पास्ट ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी, ये आई थिंक 2019 का क्वेश्चन है इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो देखिए यूपीएससी ने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स
constitutes the best safeguard of liberty in a liberal democracy. तो हम क्या हुआ, नॉर्मल कैंडिडेट ने सोचा ये तो पता नहीं क्या पूछ रही है, ये तो अब हम आंसर कर ही नहीं सकते। लेकिन क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, यू सी क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सी चीजें जो है लिबरल डेमोक्रेसी को प्रमोट करती हैं। अगर मैं हिंदी में सवाल पूछूं तो पहला आंसर आ जाता है कमिटेड जुडिशरी। अब आप जानते हैं कमिटेड जुडिशरी का मतलब होता है जुडिशरी दैट टोज द लाइन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर। तो मतलब अगर कमिटेड जुडिशरी होगी वो तो गवर्नमेंट का सुनेगी, और अगर गवर्नमेंट का सुनेगी तो क्या गवर्नमेंट जो है अपना राज चला सकती है और डेमोक्रेसी को जो है दबा सकती है? तो बिल्कुल, तो इसीलिए कमिटेड जुडिशरी तो इसका आंसर नहीं हो सकता, राइट, सिंपल। उसके बाद आ जाता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जहां होगा तो उसमें क्या होगा, सारा पावर अगर एक इंसान के पास या एक पार्टी के पास क्लब हो जाता है या एक प्रेशर ग्रुप के पास आ जाता है तो क्या होगा, क्या उससे डेमोक्रेसी प्रमोट होगी? तो डेफिनेटली उसमें बाकी सबकी वॉइसेस अनहर्ड रह जाएंगी। फिर आ जाता है इलेक्टेड गवर्नमेंट। सो सी दिस वाज ट्रिकी व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्टेड गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ पर ऐसे सोचना है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट तो चाइना में भी है, इलेक्टेड गवर्नमेंट तो जितने मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं दी जा रही वहां पर भी क्लेम किया जाता है कि गवर्नमेंट जो है इलेक्टेड बनी है। तो क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है 100% जो है डेमोक्रेसी लेकर आएगी? तो नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, राइट। तो आपने क्या किया, आपने जो यहाँ पर सिंपल जो आपने कभी न्यूज़पेपर्स में पढ़ा था या किसी से सुना था थ्रू आउट द प्रिपरेशन, उसका यहाँ पर हमने एप्लीकेशन कर दिया। और जब हम कूल माइंड से एप्लीकेशन करते हैं तो हमारा आंसर हमारे पास आ जाता है। देखिए अगर यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर होगा तो सेपरेशन ऑफ पावर से क्या होगा, अगर एक जैसे सपोजिटली लेजिस्लेचर जो है गलत कानून बनाएगा तो हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं, अगर एग्जीक्यूटिव कुछ गलत करेगा तो भी हम जुडिशरी के पास जा सकते हैं, अगर जुडिशरी कुछ ऐसा करेगा जो कि ओवर पावरिंग होगा तो लेजिस्लेचर जो है उसके अगेंस्ट एक ऐसा रूल बना देगा या लॉ बना देगा या प्रोसेस बना देगा। सो यू अंडरस्टैंड, तो इस सिंपल से एनालिसिस से एलिमिनेशन टेक्निक से हमारा आंसर आ सकता था। The second question that we're going to discuss here is 2021 का पेपर। तो क्वेश्चन था जी कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है। अगेन ये हमें हमारी लक्ष्मीकांत में नहीं दिया, ये एनसीईआरटीज में नहीं लिखा, तो कैन अ कैंडिडेट आंसर दैट क्वेश्चन? सो यस, अगेन द कैंडिडेट कैन आंसर दैट क्वेश्चन। वो कैसे पूछा गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? तो पहला ऑप्शन है जी, अ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट ऑफ अ नेशन विद अ फेडरल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आप सोचिए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है नेशन का और उसके पास एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो क्या उससे कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट आ सकता है? तो ये चीज तो अच्छी है, लेकिन इससे कहाँ गारंटी हो रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बनेगा? कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट क्या होगा, जो कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू जो है लिमिट होगा, लाइक जो रूल होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन का होगा, गवर्नमेंट का नहीं होगा। लेकिन इस ऑप्शन से ऐसा उभर कर बिल्कुल नहीं आ रहा। सेकंड आ जाता है गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज नॉमिनल पावर। तो नॉमिनल पावर का मतलब है जैसे कि हो जाता है हमारे इंडिया के केस में जो प्रेसिडेंट है उनके पास क्या है, नॉमिनल पावर, राइट। और लेकिन अगर यहाँ पे देखें तो यूएस में जो है यहाँ पर जो इनके प्रेसिडेंट होते हैं इनके पास होती है रियल पावर। तो लेकिन वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है और इंडिया भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ऐसे कैसे होगा? सिमिलरली अ गवर्नमेंट हुज हेड एंजॉयज रियल पावर। तो देखिए अगर रियल पावर होगा फिर भी ये डिलेमा कि यूएस के प्रेसिडेंट के पास रियल पावर है लेकिन इंडिया प्रेसिडेंट के पास जो है रियल पावर नहीं है, फिर भी जो है हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, तो ऐसा वाला तो नहीं हो सकता। लास्ट ऑप्शन पे आता है गवर्नमेंट लिमिटेड बाय द टर्म्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस सीम्स राइट, राइट। तो एलिमिनेशन टेक्निक से जब पहले तीन उड़ा दिए तो वैसे भी जो है हमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि ये जो ऑप्शन है मेरा सही ऑप्शन है। Understood? With that said and done, now let us move on to the topic of the day, that is Citizens Charter. देखिए ये जो टॉपिक था लास्ट फ्यू मिनट सीरीज में जो है मुझे बहुत सारे कमेंट्स में बच्चों ने बोला कि ये टॉपिक जो है हम कवर करें। सो ऑन पॉपुलर डिमांड लेट्स कवर सिटीजन्स चार्टर। तो देखिए बिफोर वी स्टार्ट विद द टॉपिक आई वुड लाइक टू टेल यू कि स्लीपी पर ये स्टार्टेड क्रैश कोर्स इन 2022। तो अभी जो है इट्स अ वेरी लिमिटेड पीरियड ऑफर कि 50% ऑफ दिया जा रहा है अगर आप कूपन कोड ऑफ 50 लेते हो, और जो 15,000 का क्रैश कोर्स था वो रह गया है 7500 का। तो एनीबडी हु इज वांटिंग कि रिवीजन हो जाए वीडियोस को देखकर और क्वालिटी कंटेंट मिले तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस, राइट। और यहाँ पर जो है हमारे कोर्सेज जो है उनका मैंने प्राइस और ब्रेकअप जो है वो भी दे दिया है।
इसके अलावा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट जो इस साल प्रीलिम्स दे रहे हैं उनके लिए हमने मैराथन सेशंस ऑर्गेनाइज करवाए हैं। इन मैराथन सेशंस में स्लीपी के जो आपके फेवरेट टीचर्स हैं जैसे कि श्रद्धा मैम फॉर ज्योग्राफी, श्रद्धा मैम क्या करेंगे, रिस्पेक्टेबल श्रद्धा मैम आपके पास जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2013 ऑनवर्ड्स मैम जो है आपके साथ डिस्कस करेंगी। So if you are preparing seriously for prelims 2022 तो definitely you can't skip watching this, right? अब जो है हम वापस से चलते हैं अपनी न्यूज पर जो कि है सिटीजंस चार्टर के ऊपर। तो देखिए ये इसीलिए चर्चा में है क्योंकि मॉडल पंचायत सिटीजंस चार्टर फ्रेमवर्क जो है वो रिलीज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा अलॉन्ग विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो इसीलिए जो है इस बार जो है ये हमारी यूपीएससी प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो बिफोर वी डिस्कस जो उन्होंने रिलीज किया था मॉडल पंचायत सिटीजंस चार्टर, लेट अस डिस्कस व्हाट इज सिटीजन चार्टर। तो देखिए सिटीजंस चार्टर जो होता है ये एक वॉलंटरी रिटन डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये बताता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका क्या क्या कमिटमेंट है टुवर्ड्स द सिटीजन या फिर कस्टमर्स, राइट। हर मिनिस्ट्री का तकरीबन जो है आज की डेट में अपना सिटीजन चार्टर है, बैंक्स का जो है अपना सिटीजन चार्टर है, जहां पर वो कहते हैं कि क्या राइट टू सर्विसेज जो है सिटीजन को वो दे रहे हैं, कि कितना क्वालिटी रहेगा जो वो काम जो है सिटीजन को दे रहे हैं, उसमें कितनी चॉइसेस रहेंगी सिटीजन के पास, कितना जो है टाइम फ्रेम है विद इन विच जो है वो सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे। फॉर इंस्टेंस आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो तो राइट टू सर्विसेज एक्ट की तरह ही यहाँ पर जो है सिटीजन चार्टर में लिखा रहेगा कि विद इन 14 डेज जो है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये क्या है सिटीजन चार्टर, जहाँ पे सिटीजन के पास एम्पावरमेंट है थ्रू नॉलेज की उनको क्या क्या राइट है फ्रॉम दी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ से वो काम करवा रहे हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये पहली बार आया था यूनाइटेड किंगडम में 1991 में। अगर मैं इंडिया में इसकी टाइमलाइन के बारे में बात करूं तो इंडिया ने 1997 में इसको अडॉप्ट कर लिया था कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स न्यू दिल्ली में। और यहाँ पर इसको बनाने का जो पूरा काम था वो किसने किया था, DARPG, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस। हाल ही में क्या हुआ था दोस्तों कि राइट ऑफ सिटीजन फॉर टाइम बाउंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड रिड्रेसल ऑफ ग्रीवियंसेस बिल 2011 में जो है प्रपोज हुआ था, जिसको एक्चुअली सिटीजन चार्टर बिल भी कहा जा रहा था। हाउएवर जो है जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई तो साथ ही के साथ जो है ये एक्ट नहीं बन पाया। अब मैंने आपसे बात की थी कि प्रिंसिपल्स क्या है ऑफ सिटीजन चार्टर, तो मैंने क्या बताया था, क्वालिटी देना। क्वालिटी कैसे, कि हम जो है ये सर्विस में इतना जो है आपको मिनिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देंगे। चॉइस देना कि सिटीजन के पास ऑप्टिमम चॉइसेस अवेलेबल हो टू चूज फ्रॉम। स्टैंडर्ड्स की इतना एफिशिएंसी से जो है आपका फाइल प्रोसेस होगा ही होगा। वैल्यू कि क्या क्या जो है हम कमिटमेंट्स आपको डिलीवर करेंगे, कि इतने अच्छे से जो है आपसे बात की जाएगी, इतने प्यार से इतने पोलाइटली जो है आपसे हर चीज डिस्कस की जाएंगी। अकाउंटेबिलिटी की वेबसाइट पर जो है आप ये चीज ट्रैक भी कर सकते हैं कि आपकी फाइल जो है कहाँ तक पहुंची। सिमिलरली ट्रांसपेरेंसी। तो ये तो था ओवरऑल सिटीजन चार्टर के बारे में कि एक्चुअली सिटीजन चार्टर क्या होता है, उसके क्या प्रिंसिपल्स हैं, और यूके में ये कब आया था और ऑल ओवर इंडिया जो है हमने इसको कब इम्प्लीमेंट किया था। अब हम बात कर लेते हैं मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर के बारे में। तो देखिए जो ये मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर है ये जून 2021 में जो है ये रिलीज हुआ था। ये देखिए ये इसीलिए रिलीज हुआ था क्योंकि आप सब जानते हैं कि पंचायत जो है अंडर आर्टिकल 243G जो है रिस्पॉन्सिबल होती हैं बेसिक सर्विसेज डिलीवर करने के लिए इन द रूरल एरियाज। कैसी सर्विसेज डिलीवर करती है पंचायत, सैनिटेशन से रिलेटेड, राइट, हेल्थ से रिलेटेड, न्यूट्रिशन से रिलेटेड। तो ये सारी सर्विसेज की जो है डिलीवरी जो है वो अकाउंटेबिलिटी के साथ हो सके, तो इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किया था मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर। इसमें दो चीजें जो ध्यान रखने वाली हैं वो ये हैं कि विदाउट एनी प्रेजुडिस, मतलब जब पंचायत जो है ये सर्विसेज दे रही है तो किसी क्लास को या किसी कास्ट को ज्यादा प्रेफरेंस ना दे ओवर दी अदर, और दूसरा इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉडल पंचायत सिटीजन चार्टर, या हम क्या कहें व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स जिससे जो है ये आया था। तो पहली बात तो ये है जब सिटीजन चार्टर लगा होता है तो सिटीजन को अवेयरनेस रहती है, तो वो अकाउंटेबिलिटी मांग सकते हैं, वो ट्रांसपेरेंसी सीख कर सकते हैं कि ये राइट मिलना जो है मेरा हक है और मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा। ठीक है, सेकेंड चीज क्या आ जाती है, पंचायत में भी जो है प्रोफेशनलिज्म आ जाता है, क्योंकि उनको पता है जो सिटीजन चार्टर है वो क्या है, वो एक यार्डस्टिक बन चुका है जिससे जो है इवैल्यूएशन होगा कि वो कितना अच्छा सर्विस डिलीवरी कर रहे हैं। तो पंचायत क्या हो गई, डायरेक्टली जो है अकाउंटेबल हो गए टू द पीपल जिन्होंने उनको इलेक्ट किया था। नाउ बिकॉज वी आर नियरिंग प्रीलिम्स और सिटीजन चार्टर जो है थोड़ा गवर्नेंस ओरिएंटेड टॉपिक है, हाउएवर जो भी प्रीलिम्स से ओरिएंटेड फैक्ट्स है
वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो मैंने आपको बताया था ये जो मॉडल सिटीजन चार्टर आया है पंचायत के लिए, ये डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने अलॉन्ग विद दिस इंस्टीट्यूट। तो लेट अस क्विकली स्टडी अबाउट दिस इंस्टीट्यूट। तो देखिए ये जो इंस्टीट्यूट है ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर है। ये एक ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है और इम्पॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है बाय यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। तो ऐसे यूनिक फैक्ट्स जो है कई बार यूपीएससी पूछ लेती है, तो ये जो है इसलिए हमने यहाँ डिस्कस कर लिया। काम क्या है जी इसका, फंक्शनिंग जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की उसको स्टडी करना। नाउ लेट्स टॉक अबाउट चैलेंजेस ऑफ द सिटीजन चार्टर। तो जब मैं चैलेंजेस की बात करती हूँ तो जो डीएआरपीजी है उसने 2013 में जो है कुछ कमेटी बिठाया था जिन्होंने कुछ चैलेंजेस हाईलाइट किए। ऑलमोस्ट सिमिलर चैलेंजेस ही जो है लॉ कमीशन ने भी दिए थे। तो क्या चैलेंजेस है, पहली बात तो देखिए जो सिटीजन चार्टर मिनिस्ट्रीज बना रही हैं वो क्या हो रहा है, वो या वो एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट बना रहा है तो वो कंसल्टेटिव प्रोसेस से नहीं बना रहा, तो वाइड कंसल्टेशन नहीं हो पा रही, राइट। दूसरा जो है क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन जो है जिससे यूजर जो है अकाउंटेबिलिटी मांग सकता है। फॉर इंस्टेंस की अगर मुझे वाटर का कनेक्शन चाहिए मेरे घर में एंड आई वांट कि अकाउंटेबिलिटी हो कि विद इन 10 days ऑफ माय फाइलिंग द एप्लीकेशन जो है उस पर प्रोसेस हो जाए। या फिर मैं अगर कंप्लेन करती हूँ कि जो ट्रैफिक लाइट्स है यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया में जो है खराब हो गई है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो उस पर जो है टाइमली एक्शन लिया जाए। तो ये सब कुछ मेंशन होना चाहिए कि क्या डेडलाइंस है। तो अगर वो क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन मिसिंग है तो अकाउंटेबिलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। सिमिलरली मेजरेबल स्टैंडर्ड्स ऑफ डिलीवरी जो है दे आर नॉट डिफाइंड, अंडरस्टूड। उसी के साथ साथ कोई सिटीजन फ्रेंडली मैकेनिज्म नहीं है कि अगर जो है कुछ डिपार्टमेंट जो है वो फॉल्टर करता है अपने एंड पे तो किस तरह से जो है कॉम्पेंसेशन मिलेगा सिटीजन को इन टर्म्स ऑफ सर्विसेज और इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी बेनिफिट्स एक्सेट्रा। साथ ही के साथ सिटीजन के एंड पे जो है बहुत ज्यादा लैक ऑफ अवेयरनेस है, सिटीजन को पता ही नहीं है कि सिटीजन चार्टर क्या है, उसका क्या बेनिफिट है, और बहुत सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ने जो है इसको अब तक अडॉप्ट नहीं किया है। नाउ अगेन जस्ट बिफोर लीविंग हम क्या करते हैं, क्योंकि ये जो सारा आया है मॉडल सिटीजन चार्टर ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथनिंग करने के लिए आया है, तो इसीलिए गवर्नमेंट के जो बाकी इनिशिएटिव्स हैं फॉर स्ट्रेंथनिंग पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस ये भी आपसे इस बार प्रीलिम्स में जो है पूछा जा सकता है। तो लेट्स हैव अ क्विक लुक ताकि अगर ऑप्शंस में ऐसा कुछ आए तो आपको पता हो। तो पहली योजना जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लिए चल रही है वो है सबकी योजना सबका विकास। इसमें क्या हो रहा है कि जो प्लानिंग है उसमें जो है इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है ग्राम सभा लेवल पर विद द कंसर्न डिपार्टमेंट ऑफ द स्टेट। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे 29 जो है डिपार्टमेंट्स जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को जो है डिवॉल्व है, तो उनमें जो है कन्वर्जेंस हो सके, जो भी ग्राम पंचायत पर इलेक्टेड लीडर है विद द मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स, जिससे जो है बेटर जो है योजना बन सके फॉर विकास। सिमिलरली मिशन अंत्योदय का भी क्या है, कन्वर्जेंस हो सके ग्राम पंचायत के साथ, ताकि अगेन क्या हो सके पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के लेवल पर ही जो है प्लानिंग हो सके, ताकि टॉप डाउन अप्रोच की जगह पर क्या आ सके बॉटम अप अप्रोच हो सके। और जब ऐसा अप्रोच बनता है तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो इश्यूज हैं वो आगे ज्यादा अच्छे से रखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो प्लान बनता है ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान वो क्या हो सकता है, वो ज्यादा एफिशिएंट तरीके से बनाया जा सकता है। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव है राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण योजना का, जहां पे क्या कहता है कि एनहांस करना है कैपेसिटी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द ग्राम पंचायत और ग्राम सभा, पीपल का पार्टिसिपेशन क्या करना है, इंप्रूव करना है, और यहाँ पर कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है पंचायत की। इससे अगेन क्या होगा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन स्ट्रेंथन होगा। लास्ट में जो है ई ग्राम स्वराज जो है ये एक वेब बेस्ड पोर्टल है जो कि यूनिफाई करता है प्लानिंग, अकाउंटिंग एंड मॉनिटरिंग फंक्शंस ऑफ द ग्राम पंचायत। तो दोस्तों ये था आपका इस हफ्ते का फ्यू मिनट सीरीज। आई होप यू एंजॉय द लेक्चर। थैंक यू।